नमस्ते दोस्तों। रीडर्स माइंड में आपका स्वागत है। क्या आप भी शेयर बाजार में निवेश करने का सबसे सही तरीका खोज रहे हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि बड़े निवेशक, खासकर वॉरेन बफे, ऐसा क्या करते हैं जिससे उनके रिटर्न इतने जबरदस्त होते हैं? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आए हैं जो आपके निवेश के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट जी हैगस्ट्रॉम की बेहतरीन किताब द वॉरेन बफे पोर्टफोलियो, मास्टरिंग द पावर ऑफ द फोकस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में। अगर आपने हैगस्ट्रॉम की पिछली किताब द वॉरेन बफे वे पढ़ी है, जिसमें बफे के स्टॉक चुनने के तरीकों पर बात की गई थी, तो ये किताब उसकी पूरक है। ये हमें बताती है कि सिर्फ सही स्टॉक चुनना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पोर्टफोलियो में कैसे व्यवस्थित किया जाए, उन्हें कैसे मैनेज किया जाए और निवेश के लिए सही मानसिकता कैसे बनाई जाए। वॉरेन बफे आज के समय में निवेश की दुनिया के सबसे लोकप्रिय रोल मॉडल हैं और यह किताब हमें उनके फोकस इन्वेस्टिंग के जादू को समझने में मदद करती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खास निवेश रणनीति को गहराई से समझते हैं। भाग 1, फोकस इन्वेस्टिंग का परिचय। लेखक बताते हैं कि एक बार वॉरेन बफे ने उनसे कहा था, रॉबर्ट, हम कुछ बेहतरीन कंपनियों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। हम फोकस इन्वेस्टर्स हैं। यह साधारण सा वाक्य फोकस इन्वेस्टिंग की नींव है। यह निवेश का वो तरीका है जहां आप बहुत कम लेकिन बहुत अच्छी कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं, चाहे बाजार कितना भी क्यों न उछले कूदे। आजकल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की दो मुख्य रणनीतियां हैं, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इंडेक्स इन्वेस्टिंग। एक्टिव मैनेजर्स लगातार स्टॉक खरीदते और बेचते रहते हैं, ये सोचकर कि वे बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं इंडेक्स इन्वेस्टिंग में आप एक बाजार इंडेक्स जैसे SP 500 को कॉपी करते हैं और बस होल्ड करके रखते हैं। इंडेक्स फंड्स आपको बाजार जैसा रिटर्न देते हैं, न ज्यादा न कम। बफे कहते हैं कि अगर आप निवेश के बारे में ज्यादा नहीं जानते और जोखिम कम लेना चाहते हैं, तो इंडेक्स फंड्स अच्छे हैं। लेकिन अगर आप बाजार से बेहतर रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो फोकस इन्वेस्टिंग एक तीसरा और बहुत प्रभावी विकल्प है। फोकस इन्वेस्टिंग के मुख्य सिद्धांत: 1. उत्कृष्ट कंपनियां ढूंढे, फाइंड आउटस्टैंडिंग कंपनीज। वॉरेन बफे अपना ज्यादातर ध्यान कंपनी के शेयर की कीमत पर नहीं, बल्कि उसके बिजनेस के अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट को समझने पर लगाते हैं। इसके लिए आप द वॉरेन बफे वे में बताए गए निवेश के बारे सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। ये सिद्धांत आपको ऐसी कंपनियां चुनने में मदद करते हैं जिनका प्रदर्शन अतीत में अच्छा रहा है और भविष्य में भी बेहतर रहने की संभावना है। 2. कम ही ज्यादा है, लेस इज मोर। बफे कहते हैं कि अगर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझते हैं और कुछ अच्छी उचित कीमत वाली कंपनियां ढूंढ सकते हैं, तो पारंपरिक डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे स्टॉक, का कोई मतलब नहीं है। बफे 5 से 10 कंपनियों में निवेश करने की सलाह देते हैं, जबकि कुछ अन्य विशेषज्ञ 3 जितनी कम या 10 से 15 तक की संख्या बताते हैं। फिलिप फिशर जैसे बड़े निवेशकों ने भी कम कंपनियों में भारी निवेश करके शानदार रिटर्न कमाए हैं। 3. उच्च संभावना वाले इवेंट्स पर बड़ी शर्त लगाएं। पुट बिग बेट्स ऑन हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट्स। जब आपको कोई अच्छा मौका दिखे, तो उसमें बड़ा निवेश करने की हिम्मत रखें। बफे कहते हैं कि हर निवेश में आपको अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 10% लगाना चाहिए। ये तरीका जुआ खेलने वालों की तरह है, जब जीतने की संभावना ज्यादा हो तो बड़ा दाव लगाओ। केली ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। केली ऑप्टिमाइजेशन मॉडल हमें यह गणितीय रूप से समझाता है कि जीतने की संभावना के आधार पर कितना निवेश करना चाहिए। 4. धैर्य रखें। बी पेशेंट। फोकस इन्वेस्टिंग में आपको अपने निवेश को धैर्य से कम 5 साल या उससे ज्यादा समय तक होल्ड करना होता है। बाजार की छोटी मोटी हलचलें मायने नहीं रखती। लंबी अवधि में कंपनी का आंतरिक मूल्य ही शेयर की कीमत को तय करता है। 5. कीमत में बदलाव पर घबराए नहीं। डोंट पैनिक ओवर प्राइस चेंजेस। फोकस इन्वेस्टिंग में कीमत में उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी स्वाभाविक है।
पारंपरिक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ये उतार चढ़ाव कम हो जाता है, लेकिन इससे रिटर्न भी औसत ही रहते हैं। फोकस इन्वेस्टर्स इस उतार चढ़ाव को सहन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि लंबी अवधि में उनकी चुनी हुई कंपनियों का मूल अर्थशास्त्र उन्हें बेहतर रिटर्न देगा। चार्ली मुंगेर, बफे के लॉन्ग टाइम सहयोगी, भी यही बात कहते हैं कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से इन उतार चढ़ावों को संभालना सीख लिया था। इन सिद्धांतों को समझने के लिए लेखक चार्ली मुंगेर के ज्ञान के जाल, लैटिस वर्क ऑफ मॉडल्स, के विचार का जिक्र करते हैं। मुंगेर कहते हैं कि सफल निवेशक बनने के लिए आपको गणित, मनोविज्ञान और जटिल अनुकूलन प्रणालियों, कॉम्प्लेक्स अडैप्टिव सिस्टम्स जैसे विभिन्न विषयों के मॉडल को समझना होगा। भाग 2, आधुनिक वित्त सिद्धांत बनाम वॉरेन बफे। 1973 से 74 का बेयर मार्केट एक ऐसा मोड़ था जब ज्यादातर निवेश पेशेवरों ने आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एमपीटी, की ओर रुख किया। हैरी मार्कोविट्ज, बिल शार्प और यूजीन फामा जैसे शिक्षाविदों ने एमपीटी के 3 मुख्य स्तंभ दिए। 1. जोखिम, रिस्क। एमपीटी के अनुसार जोखिम का मतलब शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव या अस्थिरता, वॉलेटिलिटी, है, जिसे बीटा फैक्टर से मापा जाता है। 2. डाइवर्सिफिकेशन एमपीटी कहती है कि जोखिम कम करने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को व्यापक रूप से डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी बहुत सारे अलग अलग स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। 3. कुशल बाजार सिद्धांत, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी ईएमटी, ये सिद्धांत कहता है कि बाजार हमेशा कुशल होता है। सभी जानकारी तुरंत कीमतों में शामिल हो जाती है और इसलिए कोई भी लगातार बाजार को मात नहीं दे सकता। बफे इन तीनों सिद्धांतों से असहमत है। बफे की जोखिम की परिभाषा, बफेट ऑन रिस्क। बफे के लिए जोखिम का मतलब कीमत में उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि नुकसान या चोट की संभावना है। यह बिजनेस के आंतरिक मूल्य के जोखिम से जुड़ा है, न कि शेयर की कीमत के व्यवहार से। बफे कहते हैं कि अगर आप एक कंपनी को 10 साल के लिए खरीदते हैं तो जोखिम 0 हो जाता है, बशर्ते आपने एक समझदार खरीद की हो। कीमत में गिरावट को तो वे एक मौका मानते हैं जोखिम कम करने का। बफे का डाइवर्सिफिकेशन पर विचार, बफेट ऑन डाइवर्सिफिकेशन। बफे कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन अज्ञानता से सुरक्षा है। अगर आप बिजनेस को एनालाइज करना नहीं जानते तो सब कुछ खरीदना ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस को समझते हैं तो कम कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा जोखिम कम करता है, क्योंकि इससे आप उन कंपनियों को ज्यादा गहराई से समझ पाते हैं। बफे का कुशल बाजार सिद्धांत पर विचार, बफेट ऑन एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। बफे का उत्कृष्ट प्रदर्शन ही इस सिद्धांत का खंडन करता है। वे मानते हैं कि बाजार अक्सर कुशल होता है, लेकिन हमेशा नहीं। निवेशक हमेशा तर्कसंगत नहीं होते, वे जानकारी को सही ढंग से प्रोसेस नहीं करते और शॉर्ट टर्म प्रदर्शन पर जोर देते हैं, जिससे बाजार में विसंगतियां पैदा होती है। बफे का फोकस पोर्टफोलियो सिद्धांत इन विपरीत मान्यताओं पर आधारित है। निवेशक हमेशा तर्कसंगत नहीं होते, बाजार हमेशा कुशल नहीं होता, जोखिम आर्थिक मूल्य पर आधारित होता है और सबसे अच्छा पोर्टफोलियो उच्च संभावना वाले इवेंट्स पर बड़ी शर्त लगाने से बनता है। भाग 3, बफेटविले के सुपर इन्वेस्टर्स। ये खंड जॉन मेनार्ड कीन्स, वॉरेन बफे, चार्ली मुंगेर, बिल रुआने और लू सिम्पसन जैसे सुपर इन्वेस्टर्स के उदाहरण देता है। इन सभी ने लगातार बाजार को मात दी है, न कि किस्मत से, बल्कि बेन ग्राहम के सिद्धांतों का पालन करके। जॉन मेनर्ड कीन्स, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स भी एक शानदार निवेशक थे। उन्होंने किंग कॉलेज के चेस्ट फंड का प्रबंधन किया और 18 वर्षों में यूके मार्केट के मुकाबले औसतन 13.2% वार्षिक रिटर्न हासिल किया, जबकि बाजार लगभग सपाट रहा। उनका पोर्टफोलियो केंद्रित था और उन्होंने मौलिक विश्लेषण पर भरोसा किया, लेकिन उन्हें भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। बफेट पार्टनरशिप। बफे ने अपनी पार्टनरशिप 1957 से 1969
में डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से औसतन 22% ज्यादा रिटर्न हासिल किया और कभी भी एक बुरा साल नहीं रहा। चार्ल्स मुंगेर पार्टनरशिप मुंगेर का पोर्टफोलियो भी बहुत केंद्रित था और उन्होंने ग्राहम की पद्धति का पालन किया। उनका रिटर्न शानदार था, लेकिन बफे की तुलना में ज्यादा अस्थिरता के साथ। सेक्वा फंड बिल रुआने, बफे के कोलंबिया के सहपाठी, ने बफे के भागीदारों के लिए 1969 में सेक्वाया फंड की शुरुआत की। यह केंद्रित निवेश के सिद्धांतों पर चलने वाला पहला म्यूचुअल फंड था, जिसमें औसतन 6 से 10 कंपनियां होती थी, लेकिन आर्थिक रूप से विविधतापूर्ण था। सेक्वाया ने 1971 से 1997 तक SP 500 से बेहतर प्रदर्शन किया। लो सिम्पसन जिको के पोर्टफोलियो मैनेजर सिम्पसन ने भी बफे के सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने 1980 से 1996 तक SP 500 से औसतन 24.7% ज्यादा रिटर्न हासिल किया। उनका पोर्टफोलियो भी 10 से कम स्टॉक में केंद्रित रहता था। ये सभी उदाहरण साबित करते हैं कि केंद्रित पोर्टफोलियो सही स्टॉक चुनाव के साथ मिलकर बाजार से बेहतर रिटर्न दे सकता है। लेखक ने एक कंप्यूटर लैब स्टडी भी की, जिसमें 12,000 पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया गया। इसमें पाया गया कि जैसे जैसे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की संख्या कम होती गई, 15, 50, 100, 250, बाजार से बेहतर रिटर्न पैदा करने की संभावना बढ़ती गई। उदाहरण के लिए 15 स्टॉक वाले पोर्टफोलियो के बाजार को मात देने की संभावना 1 में 4 थी, जबकि 250 स्टॉक वाले पोर्टफोलियो के लिए ये 1 में 50 थी। भाग 4, प्रदर्शन मापने का एक बेहतर तरीका। आजकल निवेश उद्योग में शॉर्ट टर्म प्रदर्शन पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड्स की तिमाही रैंकिंग, हॉट हैंड्स जैसी धारणाएं सब हमें भ्रमित करती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म प्रदर्शन किसी मैनेजर की असली क्षमता को नहीं दर्शाता। बफे का मानना है कि हमें स्टॉक की कीमत को प्रदर्शन का एकमात्र मापदंड नहीं मानना चाहिए। वे कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शेयर बाजार 1-2 साल के लिए बंद हो जाए। उनका जोर कंपनी के आंतरिक अर्थशास्त्र पर है। वे कहते हैं कि लंबे समय में एक मजबूत बिजनेस अंततः मजबूत कीमत हासिल कर लेगा। बफे अपने पोर्टफोलियो और अपनी ऑपरेटिंग इकाइयों के प्रदर्शन को मापने के लिए लुक थ्रू अर्निंग्स का उपयोग करते हैं। ये कंपनी की कमाई, उसकी सहायक कंपनियों की कमाई और उसके बड़े स्टॉक निवेशों से होने वाली रिटेन्ड अर्निंग्स को दर्शाती है। यह हमें कंपनी की असली आर्थिक शक्ति को समझने में मदद करता है, भले ही शेयर की कीमत कम समय के लिए उससे अलग हो। कम टर्नओवर के फायदे। घटी हुई ट्रांजैक्शन लागत, रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। म्यूचुअल फंड्स में सालाना 100 से 200% टर्नओवर होता है, जिससे ब्रोकरेज लागत बढ़ती है और शुद्ध रिटर्न कम होता है। फोकस इन्वेस्टिंग में कम टर्नओवर, 10 से 20% से ये लागतें काफी कम हो जाती है। उच्च आफ्टर टैक्स रिटर्न, इंक्रीज्ड आफ्टर टैक्स रिटर्न्स। जब आप स्टॉक बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। अगर आप स्टॉक को लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो लाभ, अनुरक्षित लाभ, अनरियलाइज्ड गेन रहता है और उस पर टैक्स नहीं लगता, जिससे आपका पैसा तेजी से कंपाउंड होता है। बफे इसे ट्रेजरी से ब्याज मुक्त ऋण कहते हैं। भाग 5, वॉरेन बफे वे टूल बेल्ट। ये अध्याय बफे के निवेश सिद्धांतों को और गहराई से समझाता है। किसी बिजनेस का मूल्य कैसे निर्धारित करें, हाउ टू वैल्यू अ बिजनेस, ये कला और विज्ञान दोनों है। आप बिजनेस के जीवन काल में अपेक्षित कैश फ्लो का अनुमान लगाते हैं और फिर उन्हें उचित डिस्काउंट रेट, आमतौर पर लंबी अवधि के सरकारी बॉन्ड की दर पर वापस आज की कीमत पर लाते हैं। बफे जोखिम के लिए डिस्काउंट रेट को एडजस्ट नहीं करते, बल्कि सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ाने के लिए कम कीमत पर खरीदते हैं। आर्थिक मूल्यवर्धन, ईवा बनाम बफे का तरीका। टू ईवा और नॉट टू ईवा। ईवा एक सिस्टम है जो ये मापता है कि निवेश पर रिटर्न पूंजी की लागत से ज्यादा है या नहीं। बफे हालांकि ईवा का उपयोग नहीं करते क्योंकि ये कैप पर आधारित है और इसमें ऋण, डेट का उपयोग बढ़ने पर पूंजी की लागत घटती है।
जो बफे को पसंद नहीं। बफे का अपना मानदंड है। कंपनी को हर $1 रिटेंड अर्निंग्स के लिए कम से कम $1 बाजार मूल्य बनाना चाहिए। मैनेजर्स का मूल्यांकन कैसे करें? कैन वी वैल्यू मैनेजर्स? बफे मैनेजमेंट के 3 गुणों पर ध्यान देते हैं: तर्कसंगता, रैशनैलिटी, कमाई को बुद्धिमानी से पुनर्निवेश करना या शेयर धारकों को वापस करना, ईमानदारी, कैंडर, गलतियों को स्वीकार करना, और संस्थागत अनिवार्यता का विरोध, रेजिस्टिंग द इंस्टीट्यूशनल इंपरेटिव, भीड़ का पालन करने के बजाय स्वतंत्र रूप से सोचना। इन गुणों को समझना आपको कंपनी के भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में शुरुआती संकेत दे सकता है। ग्रोथ बनाम वैल्यू, ग्रोथ वर्सेस वैल्यू। बफे और मुंगेर दोनों ही ग्रोथ और वैल्यू निवेश के बीच अंतर को बकवास, ट्वाडल मानते हैं। उनके लिए सभी समझदार निवेश वैल्यू इन्वेस्टिंग ही है। किसी भी निवेश का मूल्य भविष्य के कैश फ्लो का वर्तमान मूल्य है और ग्रोथ उस कैश फ्लो के एक हिस्से को दर्शाती है। वॉरेन बफे वे और टेक्नोलॉजी कंपनियां। द वॉरेन बफेट वे एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज। बफे खुद टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उन्हें पर्याप्त रूप से नहीं समझते। हालांकि बिल मिलर का तर्क है कि बफे के सिद्धांत टेक्नोलॉजी कंपनियों पर भी लागू हो सकते हैं। इसमें नए आर्थिक मॉडल को समझना, कई संभावित परिणामों के बारे में सोचना और सुरक्षा का एक बड़ा मार्जिन रखना शामिल है। भाग 6, निवेश का गणित। वॉरेन बफे संख्याओं और संभावनाओं के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रखते हैं। वे ब्रिज जैसे खेलों में भी निवेश और संभावनाओं के बीच समानता देखते हैं। चार्ली मुंगेर कहते हैं कि बफे का निवेश दृष्टिकोण समझने के लिए आपको उन्नत गणित की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बुनियादी बीजगणित और संभावना सिद्धांत की आवश्यकता है। संभावना सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी थियरी, ये अनिश्चितता की गणितीय भाषा है। पास्कल और फर्मैट ने इसकी नींव रखी और थॉमस बेज ने इसे व्यावहारिक रूप दिया। बेजियन विश्लेषण हमें नई जानकारी के आधार पर अपनी प्रारंभिक मान्यताओं को अपडेट करने का एक तार्किक तरीका देता है। उदाहरण के लिए, एक पासे को रोल करने की संभावना नई जानकारी के साथ कैसे बदलती है। ये इसका एक सरल उदाहरण है। बफे की संभावनाओं का उपयोग, प्रोबेबिलिटीज। बफेट स्टाइल बफे जोखिम आर्बिट्राज, रिस्क आर्बिट्रेज जैसे लेन देन में संभावित लाभ की राशि से संभावित हानि की राशि को घटाकर संभावनाओं का मूल्यांकन करते हैं। वे वेल्स फार्गो जैसे शेयरों को तब खरीदते हैं जब बाजार उनकी वास्तविक समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जिससे खरीदने के लिए अनुकूल संभावनाएं बनती है। कोका कोला में उन्होंने भारी निवेश किया क्योंकि उन्हें उसकी सफलता की संभावना लगभग निश्चित लगी। केली ऑप्टिमाइजेशन मॉडल ये मॉडल बताता है कि अगर आपको सफलता की संभावना पता है तो आपको अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा दांव पर लगाना चाहिए ताकि आपकी संपत्ति की वृद्धि दर अधिकतम हो सके। बफे सीधे इस मॉडल का उपयोग नहीं करते, लेकिन उनका उच्च संभावना वाले इवेंट्स पर बड़ा दांव लगाओ का दर्शन इससे मिलता जुलता है। बीमा निवेश जैसा है। इंश्योरेंस इज लाइक इन्वेस्टिंग। बफे कहते हैं कि बीमा निवेश जैसा ही है। सुपर कैटास्ट्रोफी री इंश्योरेंस, जिसमें दुर्लभ लेकिन गंभीर घटनाएं होती हैं, जैसे भूकंप या तूफान, फोकस इन्वेस्टिंग के समान है। दोनों में ही कम विफलताएं होती है, लेकिन जब विफलता होती है तो वो गंभीर होती है। बफे ऐसी अस्थिरता को स्वीकार करते हैं क्योंकि ये लंबे समय में बेहतर कमाई का मौका देती है। घुड़दौड़ का सादृश्य, द रेस ट्रैक एनालॉजी। चार्ली मुंगेर बाजार को घुड़दौड़ के बाजार के समान बताते हैं। कोई भी आसानी से देख सकता है कि कौन सा घोड़ा जीतने की ज्यादा संभावना रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि दांव की दरें क्या है। समझदार निवेशक तब तक इंतजार करते हैं जब तक एक अच्छा घोड़ा आकर्षक दांव के साथ उपलब्ध न हो। संभावनाओं में सोचना निवेशकों को तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करता है। भाग 7, निवेश का मनोविज्ञान। कुशल बाजार परिकल्पना, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के विपरीत, जहां निवेशक तर्कसंगत होते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग पैसे के मामले में
अक्सर भावनात्मक और अतार्किक निर्णय लेते हैं। व्यवहारिक वित्त, बिहेवियरल फाइनेंस, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान का मेल हमें इन बाजार की अक्षमताओं को समझने में मदद करता है। बेन ग्राहम का मिस्टर मार्केट, बेन ग्राहम्स मिस्टर मार्केट ग्राहम का प्रसिद्ध मिस्टर मार्केट का सादृश्य हमें बताता है कि शेयर की कीमतें कैसे तर्कहीन हो सकती हैं। कल्पना कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है, मिस्टर मार्केट, जो रोज आपको अपने शेयर खरीदने या बेचने की कीमत बताता है। कभी वो बहुत उत्साहित होता है और ऊंची कीमत बताता है, कभी वो बहुत निराश होता है और नीची कीमत बताता है। ग्राहम कहते हैं कि आपको उसकी भावनात्मक चालों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी बेवकूफी का फायदा उठाना चाहिए। अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। कई अध्ययनों से पता चला है कि निवेशक अक्सर अति आत्मविश्वासी होते हैं। वे अपनी क्षमताओं और जानकारी को ज्यादा आंकते हैं, जिससे ज्यादा ट्रेडिंग होती है और अक्सर खराब रिटर्न मिलते हैं। अति प्रतिक्रिया पूर्वाग्रह, ओवर रिएक्शन बायस। लोग अक्सर बुरी खबर पर बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं और अच्छी खबर पर धीरे। इसे निवेशक मायोपिया भी कहते हैं, जिसका अर्थ है शॉर्ट टर्म पर अत्यधिक ध्यान देना। नुकसान से बचना, लॉस अवर्जन। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि नुकसान का दर्द लाभ की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। इससे निवेशक अपनी हारने वाली पोजीशन को बहुत लंबे समय तक होल्ड करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते और अक्सर बहुत रूढ़िवादी निवेश करते हैं। मानसिक लेखांकन, मेंटल अकाउंटिंग। ये हमारी आदत है कि हम पैसे को अलग अलग खातों में मानसिक रूप से रखते हैं, जिससे हम उसे अलग तरह से खर्च करते हैं। उदाहरण के लिए, खोया हुआ पैसा हमें जोखिम लेने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित करता है। जोखिम सहनशीलता, रिस्क टॉलरेंस, ये एक भावनात्मक कारक है जो बाजार की परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। वॉल्टर मिट्टी इफेक्ट बताता है कि लोग तेजी वाले बाजार में खुद को बहादुर समझते हैं और जोखिम लेते हैं, लेकिन मंदी में घबराकर भाग जाते हैं। फोकस इन्वेस्टर्स को एक खास तरह के स्वभाव की जरूरत होती है। उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहना चाहिए और अपनी रिसर्च पर भरोसा करना चाहिए। भाग 8, बाजार एक जटिल अनुकूलन प्रणाली के रूप में। वॉरेन बफे का कहना है कि बाजार का पूर्वानुमान लगाना समय की बर्बादी है। वे कहते हैं, लोगों का लालच, डर या मूर्खता का होना तो अनुमानित है, लेकिन उनका क्रम नहीं। पारंपरिक अर्थशास्त्र बाजार को एक संतुलन प्रणाली मानता है, जो न्यूटनियन भौतिकी की तरह है, जहां सब कुछ अनुमानित होता है। लेकिन सेंटा फे इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अर्थव्यवस्था और बाजार को जटिल अनुकूलन प्रणाली, कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव सिस्टम कास, के रूप में देखा है। जटिल अनुकूलन प्रणालियों की विशेषताएं: 1. कई एजेंटों का नेटवर्क। अर्थव्यवस्था में करोड़ों लोग, एजेंट, समानांतर रूप से कार्य करते हैं और उनके इंटरैक्शन से वातावरण लगातार बदलता रहता है। 2. नियंत्रण बिखरा हुआ। कोई एक मास्टर कंट्रोलर नहीं है। सामूहिक व्यवहार करोड़ों व्यक्तिगत निर्णयों से उत्पन्न होता है। 3. अनुकूलन और सीखना। एजेंट अनुभव से सीखते हैं और बदलते वातावरण के अनुकूल होते हैं। ये निरंतर सीखने और अनुकूलन ही बाजार को कभी स्थिर नहीं होने देता। एल फरोल प्रॉब्लम ये दर्शाता है कि जब हर कोई दूसरों के पूर्वानुमानों के आधार पर निर्णय लेता है, तो सटीक पूर्वानुमान लगाना कितना मुश्किल हो जाता है। कीन्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट सादृश्य भी यही कहता है। आपको ये अनुमान लगाना होता है कि औसत राय क्या होगी, न कि असली मूल्य क्या है। जटिल अनुकूलन प्रणालियों में हम व्यक्तिगत अभिनेताओं की जांच करके पूरी प्रणाली के व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। बाजार में रुझान पैदा हो सकते हैं, लेकिन वे छोटे छोटे अनजाने बदलावों के कारण अचानक टूट सकते हैं। पैटर्न पहचान, पैटर्न रिकॉग्निशन। हमारा दिमाग पैटर्न खोजने के लिए बना है, लेकिन एक सच्ची जटिल प्रणाली में सटीक पैटर्न दोहराए नहीं जा सकते। इसलिए हमें बाजार के अनिश्चित पैटर्न पर नहीं, बल्कि कंपनी स्तर के पैटर्न, बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
बफे कहते हैं कि वे मनोविज्ञान द्वारा निर्धारित वोटों की तुलना में बुनियादी बातों द्वारा निर्धारित वजन का मूल्यांकन करना हमेशा आसान पाते हैं। भाग 9 .400 हिटर्स कहाँ है? जीव विज्ञानी स्टीफन जे गोल्ड ने बताया कि मेजर लीग बेसबॉल में .400 हिटिंग का स्तर अब दुर्लभ क्यों है। खेल का समग्र स्तर बढ़ने से सुपरस्टार्स का प्रदर्शन अब उतना असाधारण नहीं लगता। पीटर बर्नस्टीन इस तर्क को निवेश उद्योग पर लागू करते हैं। जैसे जैसे निवेश का ज्ञान बढ़ता है, कुछ सुपरस्टार्स द्वारा असाधारण प्रदर्शन की संभावना कम होती जाती है। फिर भी बर्नस्टीन कहते हैं कि .400 हिटर बनने के लिए निवेशक को उस तरह के केंद्रित दाव लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए जो उच्च अतिरिक्त रिटर्न प्रदान करने के लिए आवश्यक है। एक .400 हिटर निवेशक कैसे बने? फोकस इन्वेस्टिंग के सिद्धांत। 1. स्टॉक्स को बिजनेस के रूप में सोचें। थिंक ऑफ स्टॉक्स एज बिजनेसेस। निवेश को एक बिजनेस खरीदने जैसा समझे। कंपनी के आर्थिक भविष्य, मैनेजमेंट और कीमत पर ध्यान दे। 2. अपने निवेश का आकार बढ़ाए। इंक्रीज द साइज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं तो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अपनी सबसे अच्छी निवेश धारणाओं में बड़ा पैसा लगाएं। 3. पोर्टफोलियो टर्नओवर कम करें। रिड्यूस पोर्टफोलियो टर्नओवर। लगातार खरीद फरोख्त से ट्रांजैक्शन लागत बढ़ती है और टैक्स के कारण शुद्ध रिटर्न कम होता है। अपने पोर्टफोलियो को ऐसे देखें जैसे आप एक होल्डिंग कंपनी के सीईओ हैं। 4. वैकल्पिक प्रदर्शन बेंचमार्क विकसित करें। डेवलप अल्टरनेटिव परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स। शॉर्ट टर्म कीमतों पर ध्यान देने के बजाय कंपनी के आंतरिक अर्थशास्त्र और लुक थ्रू अर्निंग्स पर ध्यान दें। 5. संभावनाओं में सोचना सीखें। लर्न टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। निवेश में गणितीय सिद्धांत और अनुभवजन्य संभावना विश्लेषण का उपयोग करें। यह आपको बाजार के अंतर्निहित बिजनेस पैटर्न को देखने में मदद करेगा। 6. गलत निर्णय के मनोविज्ञान को पहचानें। रिकॉग्नाइज द साइकोलॉजी ऑफ मिसजजमेंट। अपनी भावनाओं को अपने अच्छे निर्णय पर हावी न होने दें। अति आत्मविश्वास, अति प्रतिक्रिया, नुकसान से बचना और मानसिक लेखांकन जैसी मनोवैज्ञानिक खामियों से बचें। 7. बाजार के पूर्वानुमानों को अनदेखा करें। इग्नोर मार्केट फोरकास्ट्स। बाजार एक जटिल अनुकूलन प्रणाली है और इसकी अल्पकालिक दिशा की भविष्यवाणी करना असंभव है। पूर्वानुमानों पर ध्यान देने से आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त कम हो जाएगी। 8. सही मौके का इंतजार करें। वेट फॉर दी फैट पिच। दिग्गज बेसबॉल खिलाड़ी टेड विलियम्स की तरह केवल उन निवेश अवसरों पर ही झपट्टा मारें जो आपके लिए सबसे अनुकूल हों। सर्वश्रेष्ठ संभावनाएं, सुरक्षा का अच्छा मार्जिन। बफे कहते हैं, हमें आउट नहीं किया जा सकता अगर हम 3 ऐसी गेंदों को छोड़ दें जो स्ट्राइक जोन में मुश्किल से थी। फोकस इन्वेस्टर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण चेतावनियां। स्टॉक्स को हमेशा बिजनेस के हिस्से के रूप में देखें। अपने बिजनेस का लगन से अध्ययन करें। कम से कम 5 साल के लिए निवेश करने को तैयार रहें। कभी भी अपने फोकस पोर्टफोलियो पर कर्ज न लें। नेवर लेवरेज। फोकस पोर्टफोलियो चलाने के लिए सही स्वभाव और व्यक्तित्व विकसित करें। वॉरेन बफे कहते हैं, निवेश करना उतना आसान है जितना आप सोचते हैं, लेकिन उतना ही मुश्किल है जितना यह दिखता है। यह सब समय देने, अध्ययन करने और सही मानसिकता विकसित करने के बारे में है। वॉल स्ट्रीट ने फोकस इन्वेस्टिंग को अनदेखा क्यों किया? चार्ली मुंगेर कहते हैं कि यह अजीब है कि इतनी सफल रणनीति को इतने बड़े संस्थान क्यों नहीं अपनाते। थॉमस कोहन के पैराडाइम शिफ्ट के सिद्धांत के अनुसार जब पुराने मॉडल काम करना बंद कर देते हैं तब भी लोग उन्हें छोड़ने से कतराते हैं क्योंकि उन्होंने उनमें बहुत निवेश किया होता है। अंत में निवेश और सट्टेबाजी स्पेक्यूलेशन के बीच का अंतर ज्ञान है। जितना ज्यादा आप बिजनेस को समझेंगे उतना ही आप सट्टेबाजी से दूर रहेंगे और निवेश की ओर बढ़ेंगे। निष्कर्ष तो दोस्तों, द वॉरेन बफे पोर्टफोलियो हमें एक शक्तिशाली सबक सिखाती है। सफल निवेश सिर्फ सही स्टॉक चुनने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अनुशासित, केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने
और अपनी मानसिकता को नियंत्रित करने के बारे में है। याद रखें, आपको कम कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन ऐसी कंपनियां जो आप पूरी तरह समझते हो। अपनी सबसे अच्छी धारणाओं पर बड़ा दाव लगाना है, अल्पकालिक बाजार के शोर को अनदेखा करना है और कंपनी के आंतरिक मूल्य पर भरोसा रखना है। लंबे समय तक धैर्य रखना है और टैक्स कुशल तरीके से अपनी पूंजी को कंपाउंड होने देना है। जोखिम को अस्थिरता के रूप में नहीं, बल्कि हानि की संभावना के रूप में देखना है। मनोविज्ञान के जाल से बचना है और तर्कसंगत निर्णय लेना है। ये यात्रा आसान नहीं होगी, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों का पालन करते हैं तो आप बाजार में एक .400 हिटर बन सकते हैं और लंबे समय में असाधारण रिटर्न हासिल कर सकते हैं। आपका निवेश का सफर ज्ञान, अनुशासन और धैर्य के साथ मजबूत हो। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो रीडर्स माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और शानदार किताब के सारांश के साथ। तब तक सीखते रहें और समझदारी से निवेश करते रहें। धन्यवाद।